कदरदानों की उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम होगा? नहीं। क्यों? पहली वजह तो ये कि मैंने तुम्हारे साथ एक व्यापारिक समझौता किया है, जो कि तुमसे 60 लाख लेने के बाद तुम्हें दूर कहीं पहुंचाने के साथ ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी वजह, औरतों में कोई ख़ास दिलचस्पी मुझे नहीं है, और तुम जैसी औरत में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये ठीक है कि तुम वाकई लाखों में एक हो, लेकिन साथ में ये भी उतना ही ठीक है कि तुम बर्फ़ के मानद सर्द, बेहद खतरनाक और इतनी चालाक औरत हो कि तुम्हारा पहलू आबाद करने के बारे में सोचने से मुझे डर लगता है। और 60 लाख की रकम हाथ में आने के बाद तो मुझे तुम्हारे साय से भी उतना ही डर लगेगा। बकवास बंद करो। ये क्यों नहीं कहते कि औरतों के मामले में तुम्हारा टेस्ट निहायत घटिया है। इस मामले में तुम एक हद तक एहसास कमतरी का भी शिकार हो। मुझ जैसी औरत का पहलू आबाद कर पाने की हिम्मत तुम जैसे मर्द में नहीं है। तुम सिर्फ निशा सिंह जैसी बाजारू औरतों से ही खुश रह सकते हो। विक्रम की आंखों के सामने निशा की हत्या का नज़ारा घूम गया। तुमने उसे नैना कहकर क्यों पुकारा था? इसलिए कि उसका असली नाम यही है, नैना सहगल। तो फिर उसने अपना नाम क्यों बदल लिया? अरे, कोई भी मुजरिम क्यों अपना नाम बदलता है? मैं तो उसे नर्स समझता था। वो नर्स ही थी। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, और इससे भी कोई मतलब नहीं कि तुमने जौहरी को क्यों और कहाँ मारा। विक्रम लापरवाही से बोला। या इस काम में किसने तुम्हारी मदद की थी, मुझे इससे भी कुछ लेना देना नहीं कि वो दोनों भाई बहन कौन थे, वो कैसे इस झमेले में पड़ गए और क्यों तुम्हारी जान के दुश्मन हो गए। इससे भी कोई वास्ता मुझे नहीं है कि तुमने निशा सिंह को क्यों शूट किया। उसका असली नाम क्या था, क्यों था, उसने अपना नाम क्यों बदला। समझदार आदमी हूँ। बको मत। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, और वो है 60 लाख की रकम। अगर तुमने इस बारे में झूठ बोला है, या वो रकम उन लॉकर्स में नहीं हुई, या तुमने रकम लेकर भागने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारी वो गत बनाऊंगा, तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बना के रख दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। र... हाँ हाँ, तो रकम वही है, और तुम्हें धोखा देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। यही तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा। रात के अंधकार को चीरती हुई कार सुनसान कच्ची सड़क पर भाग रही थी। विक्रम रेडियो पर स्थानीय समाचार सुन चुका था, लेकिन उनमें जौहरी या उसकी पत्नी का कोई जिक्र नहीं किया गया था। इसका मतलब था कि शैलजा ने जो कांड किया था वो अभी पुलिस और संभवतः प्रेस तक ही सीमित था। विक्रम जानता था पुलिस शैलजा को ढूंढने की अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही होगी। रामनगर के बाहर मेन रोड्स, पास के कस्बों और हाईवे पर चौराहों की पूरी नाकाबंदी की जा चुकी होगी। वायरलेस और टेलीफोन द्वारा मैसेजेस भेजे जा रहे होंगे, लेकिन आम जनता को इसकी जानकारी नहीं थी, और अभी ये बाजी शिकारियों और शिकार तक ही महदूद थी। विक्रम ने रेडियो का स्विच ऑफ कर दिया। काफ़ी देर से खामोश बैठी शैलजा ने एक सिगरेट सुलगाकर सीट की पुष्ट से पीठ सटा ली। क्यों बेकार परेशान होते हो विकी? हम बचकर निकल जाएंगे। पुलिस के पास ऐसी कोई लीड नहीं है जो उन्हें हम तक पहुंचा दे। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं मैडम, वो देर सवेर मुजरिम की गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। अरे, हिंदी फिल्मों के इस घिसे पिटे डायलॉग में उतना दम नहीं है जितना कि सुनने में अच्छा लगता है। इसमें पूरा दम है। तुम्हारा मतलब है पुलिस हमें पकड़ लेगी? अगर तुमने कोई और नया कांड कर दिया तो यकीनन पकड़ लेगी। मैंने जो करना था कर चुकी, अब कुछ और करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। दरअसल मैं ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि 2 महीने तक एक ही जगह पर बंद रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें फांसी पर लटकने का शौक है तो खुलेआम घूम भी सकती हो, लेकिन ऐसा करने से पहले वो रकम मेरे हवाले कर देना। तुम भूल गए लगता है। मैंने कहा था अगर मुझे लगा कि मैं बाजी हार गई हूँ तो वो रकम किसी को भी नहीं मिल पाएगी। अंडरस्टैंड? मैं भूला नहीं हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है, और इसे आखिर तक याद रखना। विक्रम खामोश हो गया। उसने पूरा ध्यान ड्राइविंग पर केंद्रित कर दिया। आखिर में उससे वो चौराहे पर वो पहुंच गए जहां से दूसरी सड़क पूर्व पश्चिम की ओर जा रही थी। विक्रम ने कार दाईं ओर मोड़ दी। उसने रिस्ट वॉच की सुइयां 11 बजने की सूचना दे रही थी। जिन चंदेक फार्म हाउसेस के पास से वो गुजरे वो सभी अंधेरे में सिमटे खड़े थे। विक्रम ने पेट्रोल गेज को वॉच करना आरंभ कर दिया। गेज की सुइयां उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरती जा रही थी,
और नक्शे के मुताबिक जिस कस्बे में पेट्रोल मिलने की उम्मीद थी वो अभी करीब 30 मील दूर था। अगर वहाँ पहुँचने में ज़्यादा वक्त लगा तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। विक्रम को यूं लगा मानो पेट्रोल गेज की सुई और उसकी रिस्ट वॉच की सुइयों के बीच रेस लगी हुई थी। जब सामने कस्बे की रोशनियां दिखाई देनी आरंभ हुई उस वक्त 11:50 हुए थे और गेज की सुई रिजर्व दर्शाने वाली लाइन पर थरथरा रही थी। अब हम कस्बे में दाखिल होने वाले हैं, तुम नीचे झुक जाओ, वो बोला, और यहाँ से गुजरने तक झुकी ही रहना। तुम पर किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। तुम पेट्रोल नहीं लोगे? लूँगा, लेकिन उस वक्त तुम कार में नहीं होंगी। शैलजा ने प्रतिवाद नहीं किया। वो फर्श पर बैठ गई और अपना सर और कंधे सीट पर रख लिए। विक्रम को पेट्रोल पंप नजर आने लगा था। पास ही एक ढाबा था। वहाँ 5-6 वाहन खड़े नजर आ रहे थे। वो बिना रुके कस्बे के बीच से गुजरती सड़क पर सीधा गुजर गया। पेट्रोल पंप खुला था। पंप के पास खड़े अटेंडेंट ने उनकी कार को गुजरते देखा। विक्रम को इसी बात का डर था। वो ऐसा नहीं होने देना चाहता था, लेकिन ये उसके अपने वश की बात तो थी नहीं। कस्बे से बाहर निकलकर एक सुनसान स्थान पर पेड़ों के पास उसने कार रोक दी। तुम यहीं पेड़ों के पीछे रहकर मेरा इंतज़ार करना, वो बोला। मैं जल्दी वापस लौटूंगा, लेकिन जब तक तुम्हें यकीन ना हो जाए कि कार में मैं ही हूँ, सड़क पर मत आना। मैं रुकने से पहले हेडलाइट्स के द्वारा तुम्हें सिग्नल दूंगा। ठीक है। वो कार से उतर गई। आसपास किसी अन्य वाहन या व्यक्ति की मौजूदगी का कोई निशान नज़र नहीं आ रहा था। विक्रम ने तेज़ी से यू टर्न लेकर कार को वापस ड्राइव करने लगा। पेट्रोल पंप पर पहुंचकर उसने कार रोक दी। अटेंडेंट तत्परतापूर्वक उसके पास आ खड़ा हुआ। उसकी उम्र कोई 23 साल की थी। उसके चेहरे पर जहानत की गहरी छाप थी, जिसकी वजह से वो अटेंडेंट से ज़्यादा कॉलेज का स्टूडेंट नज़र आ रहा था। ऐसा लगता था मानो वो पेट्रोल पंप पर पार्ट टाइम जॉब करता था। टैंक फुल करना है सर? उसने शिष्ट स्वर में पूछा। विक्रम ने नोट किया। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अटेंडेंट उत्सुकतापूर्वक उसे देख रहा था। जाहिर था वो उसे पहचान गया था कि ये वही कार थी जो कुछ ही मिनट पहले यहाँ से गुजरी थी। हाँ, विक्रम बड़ी राहत महसूस करने का सफल प्रदर्शन करता हुआ बोला। टैंक खाली है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि कस्बे से बाहर निकलने से पहले ही इत्तेफाक से मेरा ध्यान इस ओर चला गया और मैं वापस लौट कर आ गया और इग्निशन लॉक से चाबियाँ निकाल कर उसे दे दी। अटेंडेंट ने पेट्रोल टैंक कवर का लॉक खोलकर पाइप का नोजल उसमें लगा दिया। टैंक में पंप से पेट्रोल भरा जाने लगा। इस बीच वो एक छोकरे को भी आवाज़ लगाकर बुला चुका था। लड़का बोनट खोलकर मोबिल ऑयल और रेडिएटर में पानी चेक करके विंडशील्ड पर कपड़ा मार रहा था। ड्राइविंग सीट पर बैठे विक्रम पंप के मीटर पर निगाहें जमाए हुए था। अटेंडेंट ने कार पर जमी धूल को देखा, फिर बोला, हाँ, कच्ची सड़कों पर काफ़ी लंबा सफ़र तय किया लगता है आपने। नहीं, ऐसा तो कुछ खास नहीं। अच्छा, जिधर से आप आ रहे हैं वहाँ आज रात बड़ा भारी हंगामा हुआ है सर। विक्रम को अपना मुंह सूख क्या महसूस हुआ। हंगामा? कैसा? अरे वो मिसेज जौहरी का चक्कर है। आप उस औरत को जानते हैं? नहीं। अच्छा, तो आप उस तरफ से आ रहे थे तो मैंने समझा जानते होंगे। अरे उसकी वजह से सर पूरे इलाके में बवेला मचा हुआ है। कैसा बवेला? विक्रम ने लापरवाही जताते हुए पूछा। इस इलाके की तमाम पुलिस उसे जोर शोर से ढूंढ रही है। क्यों? पिछली रात वो अपने घर से भाग गई थी, लेकिन आज रात वापस लौट आई। कम से कम पुलिस का तो यही ख्याल है कि वही थी, और ऐसा लगता है उसके साथ कोई आदमी भी था। उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर की खोपड़ी चटकाकर उसे बेहोश कर दिया और उसी की हथकड़ियों से उसके हाथ जकड़े और मकान को आग लगाकर भाग गए। तुम्हें ये सब बातें कैसे पता? रेडियो पर समाचार में ही बताया गया था क्या? विक्रम ने पूर्ववत ढंग से उससे पूछा। नहीं सर। फिर? पुलिस के 3 आदमी यहीं बैठे हैं सर। ऑडिट अटेंडेंट ऑफिस की ओर संकेत करके राजधराना लहजे में वो बोला, और उनमें इसी प्रकार की बातें हो रही थी। मेन हाईवे पर पुलिस जगह जगह वाहनों को रोककर तलाशी ले रही है और बारीकी से पूछताछ कर रही है। आज की रात वाकई हंगामा खेज गुजरेगी। तुमने बताया उस औरत के साथ एक आदमी भी था? हाँ, पुलिस को लगभग पूरा यकीन है उसका कोई साथी भी था। अच्छा, लेकिन क्यों? सर,
सब इंस्पेक्टर पर इतनी जोर से उसने चोट की कि उसका बच पाना मुश्किल ही है। उसकी खोपड़ी फट गई है और अभी भी बेहोश है। इतना तगड़ा वार तो कोई आदमी ही किसी पर कर सकता है। विक्रम को अचानक भारी घुटन सी महसूस होने लगी। अपने चेहरे पर व्याप्त व्याकुलता पूर्वक भावों को छुपाने के लिए उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाया और घुटन से छुटकारा पाने के लिए कार से बाहर आ गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, उसने किसी तटस्थ व्यक्ति की भांति प्रतिक्रिया व्यक्त की। हाँ, पुलिस अब बड़ी बेसब्री से उस एसआई के होश में आने का इंतजार कर रही है ताकि वो बता सके कि असल में वहाँ हुआ क्या था। बताया जाता है सर, मकान से गोलियां चलने की आवाज़ें तो पड़ोसियों ने भी सुनी थी, अटेंडेंट ने कहा और फिर तनिक रुक कर बोला, वो दोनों ज़रूर पकड़े जाएंगे सर। सभी मेन रोड्स पर पुलिस ने इतनी ज़बरदस्त नाकाबंदी की हुई है, वो बचकर भाग नहीं सकेंगे। हाँ, ये ठीक है कि आदमी के बारे में कोई जानकारी पुलिस को नहीं है, लेकिन उस औरत का तो पूरा हुलिया उन्हें मालूम है। सुना है वो औरत लाखों में एक है। आपने कभी देखा है उसे? नहीं, ऐसी औरत मैंने कभी नहीं देखी। अजीब बात है, आप इसी इलाके के रहने वाले तो लगते हैं, फिर भी आपने नहीं देखा। विक्रम बड़ी भारी असुविधा महसूस कर रहा था। वो वहाँ से फ़ौरन चला जाना चाहता था। भैया, मैं कारोबारी आदमी हूँ, अपने धंधे से तो फुर्सत मिलती नहीं, और वैसे भी औरतों में मेरी कोई ख़ास दिलचस्पी भी नहीं है। विक्रम ने अटेंडेंट को टलकाया। इतनी देर में टंकी भर चुकी थी। अटेंडेंट ने टंकी लॉक करके चाबी उसे दे दी। कितना हुआ? सर, 485 रुपये। विक्रम ने अपने पर्स से निकालकर 100 रुपये के 500 नोट उसे दे दिए। अटेंडेंट नोट लेकर ऑफिस की ओर बढ़ गया। विक्रम बकाया 15 रुपये लिए बगैर वहाँ से चला जाना चाहता था, लेकिन ऐसा करने पर अटेंडेंट को शक हो सकता था, इसलिए मजबूरन उसे इंतज़ार करना पड़ा। पर्स हाथ में लिए खड़े विक्रम को उसके अंदर रखी चाबियों का कठोर स्पर्श अनुभव हो गया। 3 चाबियाँ, 60 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का इनाम, यानी सूजी की ज़िंदगी। चाबियों के स्पर्श से उसे अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास जागता सा प्रतीत हुआ। वो सूजी को बचा सकता था। हाँ, उसने अपेक्षाकृत निश्चिंतता अनुभव की, लेकिन साथ ही उसके दिमाग के एक कोने में ये विचार भी कुलबुला रहा था कि उसने एक पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी पर हमला करके उसकी खोपड़ी चटका दी थी, जो अस्पताल में बेहोश पड़ा मौत से लड़ रहा था, और उसे जानना तो दूर रहा, उसकी शक्ल तक भी उसने कभी नहीं देखी थी। ये विचार उसे पुनः बेचैन करने लगा और इससे छुटकारा पाने के लिए उसने ढाबे की ओर देखा। करीब 36 घंटे से उसने कुछ नहीं खाया था। भूख, थकान और सुस्ती के कारण उसकी हालत खस्ता थी। अपने अंदर थोड़ी चुस्ती लाने के लिए वो कॉफ़ी की बहुत ही तेज़ आवश्यकता अनुभव कर रहा था, और तभी ऑफिस में टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। शीशे के पार्टीशन से उसने मैनेजर टाइप आदमी को रिसीवर उठाकर बात करते देखा। आशंकित खड़े विक्रम को यूं लगा मानो फ़ोन करता कोई पुलिस ऑफिसर था और मैनेजर से उसी के बारे में बातें करते हुए कह रहा था, हम जानते हैं वो पेट्रोल पंप पर मौजूद है और हमसे बच नहीं सकेगा। उसकी भूख गायब हो गई। उसका जी चाहा फ़ौरन वहाँ से भाग खड़ा हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसे लगा कि अटेंडेंट उसकी बकाया राशि लौटाने में जानबूझकर देर लगा रहा था और इस तरह वो उसे पुलिस आने तक वहीं उलझाए रखना चाहता था। तभी सड़क की दिशा से एक जीप पेट्रोल पंप की सीमा में दाखिल हुई और पंप के दूसरी ओर आ रुकी। विक्रम सर से पांव तक कांप गया। वो पुलिस की जीप थी। उसमें एक बावर्दी एसआई नीचे उतर रहा था। विक्रम ने धीरे से उसकी ओर पीठ घुमा ली और एकाएक उसकी धड़कनें बढ़ गई थीं। वो दम साधे प्रतीक्षा करने लगा। एसआई सर्विस रिवॉल्वर तान कर उसकी ओर लपकता हुआ कहेगा, हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट। श्यामू, पेट्रोल डालो भाई, एसआई ने हाँक लगाई। अटेंडेंट श्यामू ऑफिस के कैबिन से बाहर निकला। वो एसआई की ओर देखकर मुस्कुराया। हाँ, ये ठाकुर साहब, कहिए क्या हुक्म है? पेट्रोल डाल भाई। अभी डालता हूँ। बैलेंस सर, श्यामू विक्रम से बोला। विक्रम को उससे बकाया लेने के लिए उसकी ओर पलटना पड़ा। एसआई ने पहले गौर से विक्रम को देखा, फिर कार की ओर देखा। विक्रम की हालत पतली थी। स्वयं को नॉर्मल बनाए रखने के भरसक प्रयत्न में उस पर एक एक पल भारी गुजर रहा था। श्यामू जीप में पेट्रोल डालना शुरू कर चुका था।
एसआई बराबर उससे बातें कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें कार पर जमी थी। कार पर जमी धूल से आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि कच्ची सड़कों पर उसने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया था। लेकिन इससे भी बड़ी बात थी कि कार की नंबर प्लेट। जब से ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने रजिस्ट्रेशन की नई प्रणाली आरंभ की थी, नंबर प्लेट से मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा सकता था कि किस इलाके का वाहन है। एसआई को कार की ओर बढ़ता देखकर विक्रम के पसीने छूटने लगे। उसके शरीर को मानो लकवा सा मार गया था। जाहिर तौर पर अनिश्चित सा खड़ा वो ऐसा करने की कोशिश कर रहा था कि मानो तय नहीं कर पा रहा था कि वहाँ से सीधा चला जाए या कुछ देर ढाबे में रुककर। एसआई पूर्ववश शामू से बातें करता हुआ अब लापरवाही से खिड़कियों पर यूं निगाहें डाल रहा था मानो कार के अंदर देखना चाहता था। विक्रम ने थोड़ी राहत महसूस की। कार के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे उसे शक करने का मौका मिले। सिर्फ एक अटैची नुमा बैग था जिसे देखकर यह पता लगा पाना असंभव था कि वो उसका अपना नहीं था। सहसा उसे कुछ याद आया और अपनी धड़कन रुकती सी प्रतीत होने लगी, लेकिन वहाँ खड़ा सूखता रहने के अलावा इस बारे में कुछ वो नहीं कर सकता था। शैलजा ने कार में कपड़े बदले थे, लेकिन अपनी मैक्सी का उसने क्या किया? वो बैग में रख दी गई थी या बाहर सीट पर ही पड़ी थी? वो नहीं जानता था, और अपनी उस स्थिति में कार की पिछली सीट उसे नज़र नहीं आ रही थी। एसआई ने कार की बगल से गुजरकर एक बार फिर विक्रम पर गहरी निगाह डाली और फिर ऑफिस की ओर चला गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। विक्रम थके से कदमों से चलकर कार के पास पहुंचा। ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने पीछे नज़र डाली। मैक्सी वहाँ नहीं थी। शैलजा ने उसे बैग में रख दिया था। विक्रम ने राहत की गहरी सांस ली। इंजन स्टार्ट करके उसने कार आगे बढ़ा दी। सड़क पर पहुंचने के बाद भी उसे यूं लगता रहा मानो अटेंडेंट और एसआई की नज़रें अभी भी उसी पर लगी हुई हैं। कस्बे से गुजरकर मोड़ पर घूमने के बाद उसने आगे पीछे निगाहें डाली। कोई अन्य वाहन आता दिखाई नहीं दिया। हेडलाइट्स की रोशनी से सिग्नल देकर उसने ब्रेक लगा दी। शैलजा जल्दी से पेड़ों के साए से निकलकर उसकी बगल में आ बैठी। विक्रम ने फौरन कार दौड़ाना आरंभ कर दिया। स्पीडोमीटर की सुई लगातार आगे जा रही थी। कार और कस्बे के बीच फासला तेजी से बढ़ता जा रहा था। सलीमपुर अब करीब 100 मील दूर रह गया था और वो पुलिस के घेरे से दूर होते जा रहे थे। जल्दी ही वो वापस मेन हाईवे पर आ पहुंचे। शैलजा सीट की पुष्ट से पीठ लगाए बैठी थी। वो खामोश थी, लेकिन उसके चेहरे पर फिक्र या घबराहट का कोई निशान नहीं था। निशा सिंह मर चुकी थी, विक्रम सोच रहा था। उसकी हत्या के अपराध में वो खुद भी फंस सकता था, लेकिन इससे ज़्यादा चिंता उसे उस एसआई की थी जिसकी खोपड़ी पर उसने प्रहार किया था। वो बेहोश था और अगर मर गया तो उसकी मौत हत्या कही जाएगी, और जिसके लिए पूरी तरह वही जिम्मेदार था। पुलिस उसके हत्यारे की तलाश में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ेगी। नतीजा ये होगा कि हत्यारा यानी कि वो ज़्यादा देर पुलिस से बच नहीं सकेगा। और इसी चिंता में उलझा विक्रम कार दौड़ाता रहा। वो सकुशल सलीमपुर वापस पहुंच गए। उस वक्त 3:45 बजे थे और सड़कें लगभग खाली थीं। विक्रम मेन रोड की बजाय पिछली सड़कों से होते हुए अपने घर की ओर ड्राइव कर रहा था। वो तय कर चुका था कि शैलजा को फ्लैट में छुपाने के बाद सबसे पहले इस कार से जान छुड़ाएगा। कितनी दूर और है यार? शैलजा ने बोरियत भरे लहजे से कहा। बस आने ही वाला है। क्यों? इस बेहुदा सफ़र ने बुरी तरह थका दिया है। ड्रिंक की तलब भी सता रही है। तुम्हारे फ्लैट में विस्की है ना? तुम डिस्टिलेशन प्लांट की पैदावार हो या सीधे शराब के ड्रम से निकली थी? क्यों? हर वक्त पीने का जो भूत सवार रहता है तुम पर। हाय, मेरा वश चले तो मैं हर वक्त विस्की के टब में लेट ही रहूं। बको मत। याद है मैंने क्या कहा था पीने के बारे में? ऐसी बातें मैं याद नहीं रखा करती। मुझे सिर्फ इतना याद है कि कल दोपहर के बाद शराब मैंने देखी तक नहीं। बहस करना बेकार था। विक्रम खामोश हो गया। तुमने बताया नहीं तुम्हारे फ्लैट में विस्की है? मिल जाएगी। तभी अचानक उसे अलका भार्गव याद आ गई। परसों रात निशा सिंह के साथ रामनगर जाने से पहले जब रिवॉल्वर लेने के इरादे से वो यहाँ आया था तो फ्लैट में लाइट जलती हुई देखकर उसे नीचे से ही खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था। फ्लैट में अलका उसी रोज़ लाइब्रेरी के बाहर किए गए अपने वादे के मुताबिक उसका इंतजार कर रही थी। दौलतमंद और पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगी
माँ बाप की इकलौती बेटी अलका फ्री सेक्स में न सिर्फ विश्वास करती थी बल्कि इस पर पूरी तरह से अमल भी करती थी। फोटोग्राफी की बेहद शौकीन अलका आजकल पंजे झाड़कर विक्रम के पीछे पड़ी हुई थी और विक्रम को उस जैसी लड़कियों से सख्त नफरत थी। वो अलका को साफ साफ बता चुका था कि उसके चक्कर में वो बेकार अपना वक्त ज़ाया कर रही थी। खुद अलका भी जानती थी कि विक्रम उसके चक्कर में आने वाला नहीं था, लेकिन हार मानने को वो तैयार नहीं थी। और विक्रम के साथ परेशानी ये थी कि वो अलका के साथ सख्ती से पेश नहीं आ सकता था, क्योंकि अलका उसकी मकान मालकिन और उसे बेटे जैसा प्यार करने वाली मिसेस पराशर की रिश्तेदार थी। मिसेस पराशर एक भली और इज्जतदार महिला थी। अलका की कारगुजारियों के बारे में कोई जानकारी उन्हें नहीं थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर चालू अलका उल्टे विक्रम पर तोहमत लगाकर उसे बदनाम कर सकती थी। कुल मिलाकर मुद्दा ये था कि अलका को जो मर्द पसंद आ जाता था उसे किसी न किसी तरह वो हासिल कर ही लेती थी। कुछ रोज़ उसके साथ ऐश करती और दिल भर जाने पर उसे छोड़कर वो प्ले गर्ल किसी नए शिकार को ढूंढने लगती। आदतन किसी मर्द को 5-7 बार से ज़्यादा वो इस्तेमाल नहीं करती थी, क्योंकि इन दिनों वो विक्रम को फंसाने के चक्कर में थी। इसलिए उस ज़िद्दी और सिरफरी लड़की का कोई भरोसा नहीं था। वो इस वक्त भी उसके फ्लैट में हो सकती थी। अलका की चिंता ने विक्रम को एक नई परेशानी में डाल दिया। अब किस सोच में पड़ गए हो तुम? शैलजा ने टोका। तुम्हारे शहर में कोई रिश्तेदार या परिचित है? नहीं, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। क्यों? कोई ख़ास बात नहीं। सुनो, अपने फ्लैट से पहले ही हम इस कार को छोड़ देंगे। एहतियातन हम दोनों का साथ देखा जाना ठीक नहीं, इसलिए तुम 5 मिनट बाद फ्लैट में पहुंचना। और अगर तुम्हें रास्ते में कोई मिल जाए तो उसे इतना मौका मत देना कि वो ध्यान से तुम्हारा चेहरा देख सके। शैलजा ने अपने हैंडबैग से स्कार्फ निकाल कर सर पर इस ढंग से बांध लिया कि उसका चेहरा काफ़ी हद तक ढक गया। परफेक्ट। विक्रम ने अपने इस फ्लैट से कोई 150 गज पहले ही एक पेड़ के नीचे कार रोक दी। सड़क सुनसान थी, आसपास के मकानों की खिड़कियां भी बंद थीं। विक्रम नीचे उतरकर तेजी से फ्लैट की ओर बढ़ गया। शैलजा ने पिछली सीट पर पड़ा अपना बैग उठाया और धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चल दी। विक्रम ने दूर से ही देख लिया कि फ्लैट में रोशनी नहीं थी। वो सीढ़ियों द्वारा ऊपर पहुंचा। फ्लैट बंद था और अंदर किसी की मौजूदगी का कोई एहसास नहीं मिल रहा था। स्पेयर चाबी अपने नियत स्थान पर ही थी और गुस्से में अलका जाती बार चाबी भी साथ ले गई लगती थी। उसने अपनी चाबी निकालकर ताला खोला, भीतर दाखिल होकर लाइट स्विच ऑन कर दिया, दरवाज़ा पुनः बंद करके एक एक करके तीनों कमरे देख डाले। तभी उसे पूरी तरह यकीन आ सका कि अलका सचमुच वहाँ नहीं थी। अलबत्ता ड्राइंग रूम में मेज पर रखा गिलास, जिसके किनारों पर लिपस्टिक के दाग थे, और ऐश ट्रे में लिपस्टिक के दाग भरे सिगरेट के टुकड़े उसके वहाँ मौजूद रहने की चुगली कर रहे थे। ऐश ट्रे के नीचे दबा एक कागज़ भी वहाँ मौजूद था। विक्रम ने कागज़ उठा लिया। वह अलका द्वारा छोड़ा गया था। विकी, 2 रात मैंने 12 बजे तक इंतज़ार की बोरियत झेली। मेरे साथ वादा खिलाफ़ी करके तुमने अच्छा नहीं किया और मैं इसका बदला ज़रूर लूँगी। अलका। विक्रम ने कागज़ फाड़ कर ऐश ट्रे में डाला और ऐश ट्रे डस्टबिन में खाली कर दी। गिलास धोकर किचन में रख दिया। पल भर खड़ा सोचता रहा और फिर झपट कर बेडरूम में पहुंचा। अलमारी खोलकर अपना रिवॉल्वर और लाइसेंस निकालकर कोट की जेब में डाले और अलमारी पुनः लॉक कर दिया। वापस बाहरी कमरे में आकर उसने दरवाज़ा खोला। कुछ ही क्षणों के बाद शैलजा सीढ़ियों पर प्रकट हुई। उसके अंदर आते ही विक्रम ने दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। शैलजा कमरे में यूं चारों ओर निगाहें दौड़ा रही थी मानो कोई शाही मेहमान अपने मामूली मेज़बान द्वारा प्रदान की जा रही आवासीय सुविधाओं का निरीक्षण कर रहा था। फिर वो पलट कर मुस्कुराई। तो तुम यहाँ रहते हो? हाँ, और 10-12 दिन तुम भी यहीं रहोगी? रह तो लूँगी, लेकिन अब ड्रिंक के बारे में क्या ख्याल है? बस यही कहना है तुम्हें? अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें धन्यवाद भी दे सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर खन्ना, मुझे खुशी है कि हम यहाँ पहुँच गए। तुम बहुत ही करामाती आदमी हो। करामाती, लेकिन बेहद महंगे। तारीफ़ के लिए शुक्रिया। क्या तुम अपने बारे में कभी फ़िक्र नहीं करती? कमरे का मुआयना करती उसकी निगाहें विक्रम की ओर घूम गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें पूर्णतः भावहीन थी। किसी के सामने नहीं करती। मैं पानी के साथ विस्की लूँगी। अगर वो ठंडे पानी की फरमाइश करती तो विक्रम ने कह देना था कि अपनी एक नस काट ले, क्योंकि उसकी
रगों में गर्म खून नहीं, शायद बर्फ़ का ठंडा पानी ही दौड़ रहा था, इसलिए वो इस कदर सर्द थी। उसे घूरते विक्रम ने बाईं ओर वाले दरवाजे की ओर सहलाया। उस तरफ बाथरूम है, साथ में बेडरूम है, डाइनिंग रूम और किचन दाईं ओर है। शैलजा ने भौहें चढ़ाई। बेडरूम? उसके बारे में क्यों बता रहे हो? सोगी नहीं? ओह, तो तुम कहाँ सोगी? विक्रम ने नोट किया कि वो जानबूझकर असमंजसता का प्रदर्शन कर रही थी, वरना वो पहले ही तय कर चुकी थी कि वो बेडरूम में ही सोएगी। मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर फर्श पर पड़ा रहूँगा। अगर कोई चोर आया तो भौंक कर तुम्हें जगा दूंगा। बहुत होशियार आदमी हो। तुम्हें मेरी बात बुरी लगी? नहीं, एक्चुअली मैं सिर्फ स्थिति को साफ करना चाहती थी। मैं पहले ही साफ कर चुका हूँ मैडम। मुझसे कोई खतरा तुम्हें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे और तुम्हारे बीच में जो समझौता हुआ है वो केवल विशुद्ध व्यापारिक है। वैसे भी जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ तुम एक ठंडी औरत हो ना? शैलजा की आंखें पूर्ववत भावहीन थी। बर्फ नहीं? क्या? ड्रिंक डियर, भूल गए? नहीं भूला। विक्रम ने किचन में जाकर अलमारी से विस्की की बोतल निकालकर एक गिलास में पैक डाला और उसमें पानी मिला दिया। फिर उसने फ्रिज खोलकर देखा। उसमें बटर, जैम, पनीर, अंडे, मिल्क और ब्रेड पड़े थे। वो खुद तो रेलवे स्टेशन पर खा लेगा, उसने सोचा, लेकिन शैलजा का क्या होगा? खुद इंतज़ाम कर लेगी, भूख लगेगी तो बनाकर खा लेगी। वो ड्रिंक लेकर कमरे में आ गया। बैग फर्श पर रखकर शैलजा सोफ़ा चेयर पर बैठ चुकी थी, एक टांग दूसरे पर रखे। अब उसने स्कार्फ भी उतार दिया था। विक्रम ने ड्रिंक उसे थमाकर अपनी रिस्ट वॉच पर दृष्टिपात किया। उसे कार छोड़ कर आने में देर नहीं करनी चाहिए और ये काम अंधेरे में ही निपटाना बेहतर होगा। तुमने अपने लिए ड्रिंक नहीं बनाया? शैलजा ने तगड़ा घूंट लेकर पूछा। नहीं, मैंने शराब के ड्रम में आंखें नहीं खोली थी। शैलजा मुस्कुराई। तुम यहाँ अकेले रहते हो? हफ्ते पहले तक तो अकेला ही रहता था। तुम्हारे दोस्त तो काफ़ी होंगे? ज़्यादा नहीं है, जितने भी हैं यहाँ तो आते ही होंगे। आमतौर पर यहाँ कोई नहीं आता, और अगर कोई तुम्हारे पीछे आ गया तो तुम चुपचाप बैठी रहना। घंटी और दस्तक के जवाब में दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो आने वाला लौट ही जाएगा। फ़ोन कहाँ है? बेडरूम में। यहाँ फ़ोन नहीं है। टीवी नज़र नहीं आ रहा, वो ख़राब हो गया है और वर्कशॉप में ठीक होने गया है। 15-20 दिन में ऐसे पहले नहीं आएगा। और रेडियो? बेडरूम में है। वो तो ठीक है ना? परसों तक तो था। अगर तुम उसके सहारे वक्त गुजारना चाहती हो तो हेडफोन लगा लेना, इस तरह से आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। ठीक है। विक्रम को एक बात शुरू से ही कचोट रही थी। भाग दौड़ और हड़बड़ी में उसके बारे में पूछताछ करने का सही मौका उसे नहीं मिल पाया था। अब क्योंकि वो सुरक्षित यहाँ पहुँच गए थे, इसलिए उसने पूछ लेना ठीक ही समझा। निशा सिंह उस वक्त तुम्हारे मकान में क्या करने आई थी? तुम नहीं जानते? नहीं, सीधी सी बात है। उसने अखबार में पढ़ लिया होगा या फिर रेडियो पर सुन लिया होगा कि मैं फ़रार हो गई हूँ। क्योंकि उसके विचार से वो रकम मकान में ही थी, इसलिए उसने सोच लिया होगा कि फ़रार होने से पहले उसे साथ ले जाने का मौका मुझे नहीं मिल पाया था। बस मैदान साफ पाकर उस लालची और दौलत की भूखी औरत ने खुद ही रकम ढूंढने का फैसला कर लिया और हताशा भरी कोशिश कर डाली। विक्रम को उसकी बात सही लगी। लेकिन तुमने उसे शूट क्यों किया? क्योंकि उसने मेरे घर में कदम रखने की ज़रूरत की थी। शैलजा बोली। वो खुद भी जानती थी कि अपने घर में उसे देखते ही मैं शूट कर दूंगी, और इसलिए मेरी मौजूदगी में वो वहाँ नहीं आती थी। उसे जब लगा कि मैं फ़रार हूँ तो मौके का फ़ायदा उठाने आ पहुँची। विक्रम को याद आ गया जब शैलजा ने टॉर्च की रोशनी निशा सिंह के चेहरे पर फेंकी और उसे नैना कहकर पुकारा था तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, आंखें डर से फट पड़ी थीं। शैलजा द्वारा ये नाम लिया जाते ही वो समझ गई थी कि अब उसका बच पाना नामुमकिन है। तो तुमने अपने घर में आग क्यों लगाई? वो घर मेरा था, मेरे बाप दादा ने उसे बनाया था। अब उसकी इकलौती मालकिन मैं हूँ। मुझसे ये पूछने का हक किसी को नहीं है कि मैंने अपना घर क्यों जलाया था। मकान इंश्योर्ड था? नहीं। और उसमें मौजूद सामान? वो सब इंश्योर्ड था। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले तो पूछ ही सकते हैं। नहीं। शैलजा के शांत स्वर में अजीब सा पैनापन था।
उन्हें भुगतान नहीं करना पड़ेगा क्योंकि नुकसान का क्लेम नहीं किया जाएगा, और क्लेम इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि क्लेम करने वाला कोई रहा ही नहीं। विक्रम ने विचारपूर्वक उसे देखा। वो ठीक कह रही थी। शैलजा जौहरी के रूम में अब उसका अस्तित्व नहीं रहा था। वो दूसरी औरत बनने वाली थी। हाँ, लेकिन विक्रम नहीं जानता था कि ये मुसीबतों के एक ऐसे खतरनाक सिलसिले की शुरुआत थी जिसने लगातार पेचीदा होते चले जाना था। विक्रम रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। रात का अंधकार सिमट कर भोर के धुंधलके का रूप ले चुका था। पार्किंग में कार पार्क करके विक्रम ने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं। आसपास कोई नहीं था। विक्रम ने जेब से रुमाल निकाल कर स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड वगैरह अच्छी तरह रगड़ कर साफ कर दिए। चाबियां इग्निशन लॉक में ही छोड़कर बाहर निकला और दरवाजे के हैंडल भी रगड़ कर साफ कर दिए। इतनी सावधानी पूरी थी। इस मामले में इससे ज़्यादा कुछ और वो कर भी नहीं सकता था। वैसे इस बात की उम्मीद नहीं के बराबर थी कि पुलिस कभी उस कार से उसका और शैलजा का रिश्ता जोड़ पाएगी। कार के मालिक वो दोनों भाई बहन कार की चोरी की रिपोर्ट पुलिस में लिखाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने अपनी ज़बान बंद ही रखनी थी। कार की चाबियां उसी में लगी थीं और उस पार्किंग में कोई अटेंडेंट भी नहीं रहता था, इसलिए कार चोरी हो जाने की भी बड़ी पूरी संभावना थी। और एक बार चोरी हो जाने के बाद भगवान ही जानता था कि कार का क्या होगा। और अगर किसी वजह से पुलिस को कार के बारे में पता चल भी गया और बरामद कर भी ली गई तो भी पुलिस यकीनी तौर पर नहीं जान सकेगी वो और शैलजा ट्रेन पकड़कर कहीं चले गए या इसी शहर में थे। पार्किंग से निकलकर विक्रम ने सड़क पार की और एक रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गया। उस रोज़ का अखबार आ चुका था। विक्रम ने एक हॉकर से अखबार खरीद कर खोला तो मेन पेज पर शैलजा की तस्वीर छपी दिखाई दी। नीचे छपा था, पुलिस को तलाश है। विक्रम ने अखबार को यूं मोड़ा मानो उस तस्वीर को छुपाना चाहता था। फिर वो जल्दी से रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। बटर टोस्ट, आमलेट और कॉफ़ी का ऑर्डर देकर वो एक मेज़ पर बैठा। पुलिस को शैलजा की तलाश थी, ये बात वो भी पहले से जानता था, इसलिए अखबार में देखकर उसे ज़रा भी ताज्जुब नहीं हुआ। वो उस एसआई के बारे में जानना चाहता था। उसने अखबार खोलकर मेज़ पर फैला दिया। उसे पढ़ने की इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि सुर्खियों पर तेज़ी से निगाहें फिसलने लगी। पास ही कोई कुछ कहता सुनाई दिया। विक्रम ने सर ऊपर उठाया। वेटर खड़ा उसे देख रहा था। क्या बात है? आमलेट तैयार होने में थोड़ा देर लगेगा। ठीक है, तो कॉफ़ी ले आओ। वेटर चला गया। विक्रम पुनः अखबार की ओर आकर्षित हो गया। उसकी निगाह शैलजा की तस्वीर के नीचे हेडलाइंस पर केंद्रित हो गई। सब इंस्पेक्टर की हालत गंभीर। इसका मतलब वो मरा नहीं था। विक्रम ने राहत की सांस महसूस की, लेकिन यह एहसास फौरन ही ख़त्म हो गया। अखबार में समाचार छपे कई घंटे हो गए थे और इस बीच कुछ भी हो गया हो सकता था। विक्रम समाचार पढ़ने लगा। रामनगर, रात में किसी अज्ञात हमलावर द्वारा घातक हमला किए जाने के बाद 29 वर्षीय एसआई शिव कुमार गुप्ता अभी तक बेहोश है। वो स्थानीय सिविल हॉस्पिटल में है। उसकी हालत सीरियस है। इस वारदात के वक्त एसआई गुप्ता शहर के बाहरी भाग में स्थित मृतक जय नारायण जौहरी के मकान की निगरानी कर रहा था। उस मकान में अचानक इतनी भयानक आग लगी कि वर्षों पुरानी हवेली नुमा वो मकान, जो शहर की शान समझा जाता था, जलकर राख हो गया। आग लगने की घटना के बाद मची हड़बड़ी में जब एसआई को बेहोश पड़ा पाया गया, तब तक उस पर हमला हुए करीब 1 घंटा हो चुका था। आग लगने की घटना से पहले मृतक जौहरी के पड़ोसियों ने फ़ोन पर पुलिस को इतला दी थी कि इस मकान से गोलियों के चलने की आवाज़ भी सुनाई दी। सूचना पाते ही पुलिस की एक गश्ती कार घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई। फिर उस मकान में आग लगने की सूचना भी पुलिस और फायर ब्रिगेड को मिली। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने देखा सारा बेसमेंट आग के लपटों में घिरा हुआ था। तेज़ हवा चल रही होने के कारण आग तेज़ी से फैलती जा रही थी। फायर ब्रिगेड वालों ने पूरी कोशिश की, लेकिन आग पर काबू वो नहीं पा सके। थाना अध्यक्ष श्री भगवती चरण शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। श्री शर्मा ने जल्दी ही नोट किया कि एसआई गुप्ता, जिसे उस मकान की निगरानी करने के लिए भेजा गया था, वहां नहीं था। श्रीमती जौहरी के फरार होने के बाद से पुलिस इस उम्मीद से मकान को वॉच कर रही थी कि शायद श्रीमती जौहरी वापस लौटेगी। एसआई गुप्ता को गायब पाकर मकान के अंदर से गोलियां चलने की आवाज़ सुनी जाने के आधार पर सोचा गया कि कहीं गुप्ता मकान के अंदर ही तो जख्मी नहीं पड़ा था। नतीजन मकान के अंदर घुसने की कोशिश की गई,
लेकिन तब तक आग इस बुरी तरह फैल चुकी थी कि कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। धू धू करते जलते मकान के आकाश को छूती लपटों की रोशनी में एक पुलिसमैन की निगाह एसआई गुप्ता पर पड़ गई थी। वो बेहोश था और अपनी ही हथकड़ियों से हैज की जड़ों के साथ बंधा पड़ा था। गुप्ता को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। काफ़ी खून बह जाने के कारण उसकी हालत गंभीर थी। डॉक्टरों का अनुमान है कि उसकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुप्ता पर पीछे से किसी कठोर या भारी वस्तु से बहुत ही तगड़ा प्रहार किया गया था। वो वस्तु संभवतः लोहे के सरिया या रिवॉल्वर या पिस्तौल रही थी, लेकिन मौका वारदात पर ऐसा कोई हथियार नहीं मिला है। पुलिस ने इस संभावना से इनकार किया है कि गुप्ता पर खुद मिसेज जौहरी ने हमला किया हो सकता था। पुलिस को लगभग पूरा यकीन है कि गुप्ता पर इतना तगड़ा प्रहार करने वाला कोई ताकतवर आदमी ही था। अलबत्ता पुलिस को पूरा यकीन है कि श्रीमती जौहरी का पता लगाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पुलिस को उसके पति जौहरी की हत्या के सिलसिले में पहले से ही उसकी तलाश थी। मकान में आग लगने की घटना के फौरन बाद रामनगर से बाहर जाने वाले सभी सड़कों की नाकाबंदी कर ली गई है और पूरे इलाके में सभी थानों और पुलिस चौकियों को सतर्क कर दिया गया था। पुलिस की उस घेराबंदी से श्रीमती जौहरी का बचकर बाहर निकल पाना नामुमकिन समझा जा रहा है। आहट सुनकर विक्रम ने सर ऊपर उठाया। सामने वेटर खड़ा था। आपकी कॉफ़ी सर। रख दो। वेटर ने कॉफ़ी रख दी। ये किस्सा तो करीब 2 महीनों से अखबार में छप रहा है। आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं? हाँ, मैं कई महीनों बाद आज दिल्ली से वापस लौटा हूँ। तब तो आपके लिए नई और दिलचस्प खबर है। वेटर कुछ ज़्यादा ही बातूनी किस्म का था और विक्रम उसकी मौजूदगी से परेशानी महसूस कर रहा था। मानना पड़ेगा सर, है ये लाखों में एक। कौन? विक्रम ने अज्ञानता प्रदर्शित करते हुए पूछा। सर, ये जौहरी, मिसेज जौहरी। वेटर अखबार की ओर इशारा करके बोला। ये उसी की तस्वीर है ना? इसने अपने पति की हत्या करके इसकी लाश को एक पुराने सूखे कुएं में फेंक दिया है। आपके विचार से इसने ऐसा किया होगा सर? जौंक की तरह चिपके जा रहे उस वेटर को विक्रम डांट कर भी नहीं भगा सकता था। हो सकता है ये औरत उसके खर्राटों से बेहद परेशान हो गई हो। उसे ये बात बड़ी अजीब लग रही थी कि शैलजा जौहरी के साथ चिपके हुए 24 घंटे से भी ज़्यादा समय उसे हो गया है। फिर भी ये जानकारी उसे एक मामूली वेटर से मिल रही थी कि उसके पति की लाश कहाँ से बरामद हुई थी। नहीं नहीं, वेटर अपने सवाल का खुद ही जवाब देता हुआ बोला। मैं बनता हूँ जौहरी, ज़रूर अपनी पत्नी के साथ दगाबाजी करके किसी औरत के साथ ऐश कर रहा होगा, इसलिए इसने पति को मार डाला। मैं यहाँ नाश्ता करने आया हूँ, तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं। जाओ बटर टोस्ट और ऑमलेट लेकर आओ। जी सर, जी सर। वेटर चला गया। विक्रम ने पुनः अखबार पर निगाहें जमा दी। शेष समाचार तीसरे पृष्ठ पर था। उसने पेज पलट दिया। पुलिस इस विषय में किसी नतीजे पर अभी नहीं पहुंची है कि मकान में आग क्यों लगाई गई। लगभग 80 साल पुरानी वो हवेली पूरी तरह नष्ट हो गई है। बस कुछ ही दीवारें ही बाकी बची हैं। पड़ोसियों द्वारा सुनी गई गोलियां चलने की आवाज़ों के बारे में किसी नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंच पाई है। एसआई गुप्ता की सर्विस रिवॉल्वर झाड़ियों में पड़ी पाई गई थी। वो पूरी तरह लोडेड थी। उससे कोई गोली नहीं चलाई गई थी। थाना अध्यक्ष श्री शर्मा की तमाम उम्मीदें गुप्ता पर ही टिकी हुई हैं। उसके होश में आने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इस सारे मामले पर पड़े रहस्य के पर्दे को वही उठा सकता है। और ये भी आशा की जा रही है